नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विक्रम सिंह। आज हम बात करेंगे स्टर्नबर्ग थ्योरी के बारे में, और ये भी एक बुद्धि का सिद्धांत है। इससे पहले हमने बुद्धि के बारे में थर्स्टन की थ्योरी पढ़ी, फिर गार्डनर की थ्योरी पढ़ी। गार्डनर की थ्योरी 1983 में आई थी और थर्स्टन की थ्योरी 1985 में। 1985 में जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया, जिसको ट्राई आर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है या त्रय रूपात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, तो 1983 में जो गार्डनर ने सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है। और उससे पहले थर्स्टन ने जो सिद्धांत दिया था, उन्होंने बताया था 7 प्रकार की होती है। और इन सिद्धांतों की ये खासियत थी कि इन्होंने व्यक्ति के आईक्यू को केंद्र में रखा था अपने। लेकिन इन्होंने जैसे ही 1985 में अपना सिद्धांत दिया, और ये सिद्धांत इन्होंने इस पुस्तक का भी नाम याद रखना, इस पुस्तक में दिया था बियॉन्ड आईक्यू ए ट्राई आर्चिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि आईक्यू के अलावा भी व्यक्ति के अंदर कुछ होता है जिसको हम ईक्यू कहते हैं, ये भावनात्मक बुद्धि। तो इन्होंने उसको भी शामिल किया इसके अंदर और कहा कि सिर्फ आईक्यू सब कुछ नहीं है, ईक्यू भी होता है। तो इसलिए इनका जो सिद्धांत देने का उद्देश्य था, बुद्धि का समग्र दृष्टिकोण देना जो केवल आईक्यू तक सीमित ना हो। चलिए बिना देरी किए इस सिद्धांत के सार के बारे में जान लेते हैं। स्टर्नबर्ग ने परंपरागत आईक्यू पर आधारित बुद्धि माप के तरीकों की आलोचना की और यह कहा कि बुद्धि केवल गणित और भाषा की परीक्षा में अच्छे अंक लाने से नहीं मापी जा सकती। इनके कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी बच्चे को अगर स्कूल में अच्छे अंक आते हैं तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो बुद्धिमान है, और किसी बच्चे को अगर अच्छे अंक नहीं आ रहे हैं तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये बुद्धिमान नहीं है। इनका मानना था कि हो सकता है कि जिस बच्चे के अच्छे अंक नहीं आ रहे हैं वो किसी दूसरे क्षेत्र में बुद्धिमान हो, उसमें उस क्षेत्र में ज़्यादा विशेषता हासिल करता हो, या फिर जिस बच्चे के अंक ज़्यादा आ रहे हैं वो सिर्फ तथ्यों को याद रखने में ही ज़्यादा बुद्धिमान हो, बाकी कार्यों में बुद्धिमान ना हो। तो इस प्रकार इन्होंने उस बात को सिरे से नकार दिया। तो इन्होंने कहा कि बुद्धिमत्ता यह भी है कि व्यक्ति नई समस्याओं को कैसे सुलझाता है, सोचता कैसे है और वास्तविक जीवन में निर्णय कैसे लेता है। इस आधार पर उन्होंने बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किया। चलिए जान लेते हैं कि वो 3 भाग कौन से हैं। तो पहला इन्होंने बताया विश्लेषणात्मक बुद्धि, जिसमें व्यक्ति विश्लेषण, मूल्यांकन, तुलना आदि कार्य करता है, जिसको इन्होंने पारंपरिक बुद्धि भी कहा है। फिर इसके बाद में इन्होंने दूसरा अंग जो बताया वो रचनात्मक बुद्धि, जिसमें नवाचार, कल्पना, नई सोच और मौलिकता वाली बुद्धि को माना इन्होंने। फिर इसके बाद तीसरा जो अंग माना वो व्यवहारिक बुद्धि, जिसमें व्यक्ति समस्या समाधान, अनुकूलन या फिर अपने जीवन कौशल के बारे में कार्य करता है। तो इस प्रकार इन्होंने 3 अंग माने और इसीलिए इनके सिद्धांत का नाम भी ट्राई आर्चिक थ्योरी रहा, मतलब 3। चलिए एक एक के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। 3 अंग क्या हैं। सबसे पहले मैं विश्लेषणात्मक बुद्धि, एनालिटिकल इंटेलिजेंस के बारे में बात करता हूँ। इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इसकी विशेषताएं सबसे पहले हो सकती है कि विश्लेषणात्मक चिंतन की शक्ति होती है इस बुद्धि के अंदर। फिर उसके बाद में समस्या का समाधान करने की क्षमता विकसित होती है इसके अंदर। तीसरा है इसमें तर्क करने, तुलना करने, निर्णय लेने की योग्यता होती है। फिर इसके बाद में यह वह बुद्धि है जिसे सामान्यतः परीक्षा और आईक्यू टेस्ट में मापा जाता है। अब इसके उदाहरण के तौर पे हम ये ले सकते हैं कि गणित के सवाल हल करना, परीक्षा में उत्तर देना, तर्क शक्ति से निर्णय लेना इत्यादि इस बुद्धि के अंदर आते हैं। चलिए अब दूसरी बुद्धि के बारे में चर्चा कर लेते हैं।
दूसरी बुद्धि है रचनात्मक बुद्धि और इसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो इसमें इन्होंने बताया कि नवाचार की शक्ति होती है, नए दृष्टिकोण से समस्याओं को हल करना होता है, और इसमें इन्होंने एक चीज़ और बताई कि इसमें कल्पना, प्रयोग, मौलिक सोच इत्यादि भी होते हैं। तो इनसे संबंधित उदाहरण क्या ले सकते हैं। तो इनसे संबंधित उदाहरण हैं, एक लेखक की नई कहानी लिखना, इसके अंदर आ जाता है। बच्चा टूटी चीज़ों से खिलौना बना लेता है, ये भी इसके अंदर आता है। वैज्ञानिक जो हैं वो नई खोज करते हैं, वो सब रचनात्मक बुद्धि में इन्होंने शामिल किया। चलिए इसके बाद तीसरी अंग जो इन्होंने बताया है उसके बारे में। बुद्धि का तीसरा अंग व्यवहारिक बुद्धि, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इसकी पहली विशेषता है वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने की योग्यता। दूसरा है सामाजिक समझ, अनुभव से सीखता है। और तीसरा है स्ट्रीट स्मार्टनेस यानी चतुर व्यवहार। व्यवहारिक बुद्धि को स्ट्रीट स्मार्टनेस भी कहा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। कई बार पूछ लेते हैं कि स्ट्रीट स्मार्टनेस कौन से बुद्धि के अंग को कहा जाता है। तो व्यवहारिक बुद्धि या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को कहा जाता है। इसमें उदाहरण कौन से ले सकते हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें उदाहरण के तौर पे हम बच्चा नए स्कूल में जल्दी सामंजस्य बैठा लेता है, ये ले सकते हैं। या फिर किसान मौसम देखकर फसल बोता है। कोई व्यक्ति इंटरव्यू में व्यवहार से चयनित हो जाता है। ये सब व्यवहारिक बुद्धि में आ जाते हैं। अब स्टर्नबर्ग का क्या मानना है। स्टर्नबर्ग का मानना है कि एक बच्चा जो अकादमिक रूप से अच्छा नहीं है वह रचनात्मक या व्यवहारिक रूप से अत्यंत बुद्धिमान हो सकता है। केवल शिक्षा विश्लेषणात्मक बुद्धि पर आधारित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह मार्गदर्शन दिया है, कहा कि शिक्षा केवल विश्लेषणात्मक बुद्धि पर आधारित नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अपने काम की बात कर लेते हैं कि रीट और सीटेट में इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि स्टर्नबर्ग के सिद्धांत को क्या कहते हैं। तो इसको ट्राइआर्चिक थ्योरी भी कहते हैं या फिर त्रिरूपात्मक बुद्धि सिद्धांत भी कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसमें कितनी प्रकार की बुद्धियां हैं। तो 3 प्रकार की बुद्धियां हैं, विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारिक। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को किस नाम से जाना जाता है। तो स्ट्रीट स्मार्टनेस। रचनात्मक बुद्धि का उदाहरण कौन सा है। तो नई कविता लिखना, कला बनाना इत्यादि। फिर इसके बाद में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें ये बात है कि बाकी ने सब EQ पर ध्यान नहीं दिया, इन्होंने EQ पे ध्यान दिया है और इन्होंने समग्र बुद्धि के अध्ययन पर बल दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और जान पहचान वालों के साथ ज़रूर साझा करना। धन्यवाद साथियों।